हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 5 में। आज के इस लेक्चर में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर के 4 और लेक्चर्स आ चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप पूरा लेक्चर्स देख सकते हैं। पिछले लेक्चर यानी चौथे लेक्चर में हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था, उसका भी लिंक आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज के लेक्चर शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं घर बैठे साइंस की पढ़ाई अच्छे से करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे समझाने के साथ साथ जो चीज़ें लिखी जाती हैं उन सभी चीज़ों को आप नोट करें। नोट करने से आपके पास एक बेहतर नोट्स होगा जो कि आपको बाद में हेल्पफुल होगा। बाद में जब कभी भी आप रिवाइज़ करेंगे, जैसे ही आप उस नोट्स को बाद में पढ़ेंगे, जो बातें अभी बताई जा रही हैं उस समय भी रिकॉल होंगी। इसलिए यहाँ पर जो चीज़ें लिखी जा रही हैं उसको नोट डाउन ज़रूर करें। अगर एट अ टाइम नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, बाद में उसको ज़रूर नोट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। सो हियर इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार हम जो भी एक्शन होता है उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी बॉल को ऐसे पकड़ के दीवार पर मारते हैं, यानी उस दीवार पर हम उस बॉल के थ्रू फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर जैसे ही वो बॉल उस दीवार से टकराता है तुरंत वो बॉल फिर से रिवर्स हमारी तरफ आता है। ऐसा इसलिए आता है कि जैसे ही वो बॉल उस दीवार पे फोर्स लगाता है तुरंत वो दीवार उस बॉल पे भी अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है और जिसके कारण वह बॉल रिवर्स फिर आ जाता है। एक नोट पॉइंट है यहाँ पर, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। जो भी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होगा वो हमेशा अपोजिट, मतलब सेम बॉडी पे कभी भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स काम नहीं कर सकता है। ये दोनों हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज़ पे काम करता है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम यहाँ से ऐसे दबा रहे हैं तो हम जो एक्शन कर रहे हैं वो एक्शन फोर्स इस मार्कर पे काम कर रहा है और उस एक्शन के कारण जो अपोजिट इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्शन फोर्स इस मार्कर के द्वारा लगाया जा रहा है वो मेरे हाथ पर काम कर रहा है, जिसके कारण ये यहाँ पे ऐसे दब गया। ऐसे यहाँ पे हम दबाए इस मार्कर को तो मेरा एक्शन फोर्स इस पे काम कर रहा है और फिर उस एट अ टाइम इस मार्कर का रिएक्शन फोर्स मेरे हाथ पर काम कर रहा है, जिसके कारण ये डिप्रेशन हो गया यहाँ पे इस पॉइंट पे। सो एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज़ पे काम करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का क्या एप्लीकेशंस हैं हमारे डेली लाइफ में। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो पहला एप्लीकेशन है वो है हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ। जो हमारा वॉकिंग प्रोसेस होता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन पर बेस्ड है कि जब भी हम चलते हैं तो हम ग्राउंड को अपने पैर से पीछे की तरफ धक्का देते हैं और उसके कारण ग्राउंड उस पर अपोजिट यानी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करता है और हमारे पैर पे वो धक्का देता है और इसी के कारण हम आगे की तरफ मूव करते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, When we walk on the ground, then our foot pushes ground backward and the ground pushes our foot forward and due to which we move forward. जब हम वॉक करते हैं, टहलते हैं, उस दौरान हम अपने पैरों से ग्राउंड को ऐसे पीछे की तरफ धक्का देते हैं और उसके कारण ग्राउंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमारे पैर पे अप्लाई करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ड्यू टू विच और उसी के कारण हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि
आपने जो फोर्स लगाया वो और फिर ग्राउंड ने जो फोर्स लगाया, फिर तो इसका कोई विजिबल इफेक्ट, मतलब कोई ग्राउंड तो फोर्स लगाते हुए दिख नहीं रहा है, या फिर आप जो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हैं उसका तो कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो उसका इफेक्ट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा मास अर्थ या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में काफ़ी कम है। सो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन एक्सीलरेशन उस दोनों बॉडीज़ के मास पे डिपेंड करता है। तो हमारा मास बहुत कम है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, सो जब हम फोर्स लगाते हैं ग्राउंड पे तो उसका कोई असर नहीं दिखता है, लेकिन वही ग्राउंड जब हम पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उतना ही लगाता है तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक वैसा ही है, जैसे इस चीज़ को हम आगे पॉइंट वाइज करके लिखेंगे भी, लेकिन यहाँ पे फिर से हम आपको समझाने के लिए बोल दे रहे हैं। ये ठीक वैसे ही जैसे एक आदमी मोटा ताज़ा है, दूसरा पतला है। अगर पतला आदमी मोटा ताज़ा आदमी को एक मुक्का मार भी दे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई उसमें असर नहीं दिखेगा। लेकिन वही मोटा ताज़ा आदमी उस पतले आदमी को एक मुक्का मार दे तो उसका हालत ख़राब हो जाएगा। सो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का मास अलग है और इसके कारण उसके इफेक्ट पे, विजिबल इफेक्ट पे डिफरेंस पड़ा। यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखा जा रहा है इसको केवल वर्बली बोल के भी समझाया जा सकता है, लेकिन लिखा इसलिए जा रहा है ताकि आपके पास यदि कॉपी में जब रहेगा तो जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आपका नज़र इस पे पड़ेगा। और अक्सर क्वेश्चंस जो होते हैं इन्हीं एप्लीकेशन बेस्ड पे आते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दूसरा एप्लीकेशन भी हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो है स्विमिंग। जब आप स्विमिंग करते हैं या फिर आपने किसी को स्विमिंग करते हुए देखा है, उस समय जो स्विमर होता है वो अपना हाथ पैर पीछे की तरफ मारता है, मतलब पानी में वो अपना हाथ पैर ऐसे पीछे की तरफ मारता है। ठीक है, ऐसा क्यों करता है? ऐसा वो इसलिए करता है कि वो स्विमर अपने हाथ पैर से वाटर को पीछे की तरफ धकेलता है, उस पर बैकवर्ड फोर्स लगाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में वाटर पर फोर्स लगाता है। और चूँकि वाटर पे वो फोर्स लगा रहा है तो वाटर भी इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ फोर्स उस स्विमर पर लगाता है और उसी के कारण वो स्विमर आगे बढ़ता है। आप देखते होंगे जो जितना ही ज़्यादा तेज़ी से अपना हाथ पैर चलाता है स्विमिंग के समय वो उतना ही तेज़ी से आगे बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो जितना तेज़ से हाथ चलाएगा उतना ही ज़्यादा वो फोर्स अप्लाई करेगा वाटर पे, और इन रिटर्न वाटर भी उतना ही ज़्यादा फोर्स उस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, और जिसके कारण वो काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ेगा। ये हो गया स्विमिंग का कॉन्सेप्ट। ये भी हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पर ही बेस्ड है। अब हम यहाँ पर 2 पॉइंट नोट बनाकर लिखेंगे। इस पॉइंट को हम नोट बनाकर लिखेंगे। ये बेसिकली यह क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी स्लिपरी ग्राउंड या फिर आइस पर चलना मुश्किल क्यों होता है। वो अक्सर एग्ज़ाम में इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, तो उसी को हम यहाँ पे नोट के फॉर्म में दे दिए हैं ताकि आप इसको नोट डाउन कर लें और समझ लें और एग्ज़ाम में आए तो आसानी से लिख सकें। ठीक है, यहाँ पर है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन स्लिपरी ग्राउंड बिकॉज, किसी भी स्लिपरी ग्राउंड पर चलना मुश्किल इसलिए है क्योंकि द स्लिपरी ग्राउंड डेट इज आइस। कई बार एग्जाम में अगर आइस पूछ लेता है तो आप वहाँ पे आइस डालेंगे, बिकॉज द आइस या फिर स्लिपरी ग्राउंड हैज़ वेरी लेस फ्रिक्शन सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू एक्सर्ट बैकवर्ड एक्शन। जो स्लिपरी ग्राउंड या फिर आइस होता है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स काफ़ी कम होता है और इसके कारण उस सरफेस पे बैकवर्ड फोर्स एग्जर्ट करना, बैकवर्ड फोर्स लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू एग्जर्ट अ बैकवर्ड एक्शन फोर्स बैकवर्ड फोर्स होगा वो एक्शन फोर्स होगा ऑन द स्लिपरी ग्राउंड विच वुड प्रोड्यूस अ फॉरवर्ड फोर्स। सो स्लिपरी नेचर के कारण उस पर जो चूँकि फ्रिक्शन कम होता है उस कारण हम वहाँ पे बैकवर्ड एक्शन फोर्स नहीं लगा पाते हैं, और वो एक्शन फोर्स अगर नहीं लग पाता है तो ठीक से हमें रिएक्शन फोर्स नहीं मिल पाता है और उसके कारण हम ढंग से नहीं चल पाते हैं।
अगर कोई बर्फ़ वाला जगह है, अगर वहाँ पे ज़मीन कैसा होता है, मतलब वो सॉफ्ट होता है, अगर वहाँ पे पैर रखेंगे तुरंत हमारा पैर नीचे चल जाता है, यानी हम ढंग से एक्शन फोर्स नहीं लगा पाए, जिसके कारण ज़मीन भी रिएक्शन फोर्स नहीं किया और वहाँ पे चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। वहाँ पे वैसे बर्फीले जगहों में चलने पर आदमी इसीलिए जल्दी थक जाता है क्योंकि उसको वहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स है उसका सही ढंग से साथ नहीं मिल पाता, और साथ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वहाँ पर वो आदमी खुद उस ग्राउंड पे ढंग से एक्शन फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। सो ये जो यहाँ पे बातें लिखी गई हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर आप इसको समझे रहेंगे तो आसानी से इसको लिख लेंगे वहाँ पर। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम नोट बनाकर लिखेंगे वह है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल but acceleration produced in two bodies are not equal because of the difference in their masses। मतलब अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि दोनों बॉडीज जो है वो एक दूसरे पर इक्वल फोर्सेस अप्लाई करती हैं। मतलब अगर जितना एक्शन फोर्स होता है उतने रिएक्शन फोर्स होता है। जैसे कि जितना फोर्स हम ग्राउंड पर लगाते हैं ठीक उतना ही फोर्स ग्राउंड हम पे भी लगाता है, लेकिन हमें जब एक्सेलरेशन हो जाता है यानी हम चलने लगते हैं, लेकिन ग्राउंड में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर मासेस, हमारे मास और ग्राउंड के मास में काफ़ी ज़्यादा अंतर है और इसलिए उन दोनों के बीच का जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी डिफर हो जाता है। यहाँ बोले तो हमारा एक्सेलरेशन तो हो जाता है, लेकिन हमारे रेस्पेक्ट में ग्राउंड का मास इतना ज़्यादा है कि उसका एक्सेलरेशन एकदम जीरो होता है, वो जहाँ रहता है वही दिखाई देता है। Thus the lighter body will have more acceleration than that of heavier body। इस प्रकार जो लाइटर बॉडी और हेवियर बॉडी और एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो लाइटर बॉडी होगा उस पे जो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़्यादा होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द हेवियर बॉडी। इन स्पाइट ऑफ दैट बोथ आर अप्लाइंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ऑन ईच अदर। अगर कोई लाइटर बॉडी किसी हेवियर बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो हेवियर बॉडी भी उतना ही फोर्स लाइटर बॉडी पे अप्लाई करेगा, लेकिन हो सकता है हेवियर बॉडी यहाँ से खसा के यहीं तक जाए, लेकिन जो लाइटर बॉडी जो उससे टकराएगा वो टकराने के बाद उससे दुगुना जगह पर उसके दुगुना स्पीड से और दूर तक चला जाए। सो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि दोनों का एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है, लेकिन उसके एक्सेलरेशन में दोनों के द्वारा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाता है वो दोनों इक्वल नहीं होते बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर मासेस। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन बैकवर्ड जर्क इज एक्सपीरियंस्ड to the soldier of the gunman due to reaction force of bullet. This backward movement of gun is called recoil। जब कोई गन से ऐसे अगर बुलेट फायर किया जाता है तो पीछे की तरफ ऐसे, जैसे ही अगर हम उसको ऐसे फायर करेंगे पीछे की तरफ ऐसे हाथ या फिर शोल्डर पे रख कर रहे हैं तो हमारे शोल्डर पे वो बैकवर्ड जर्क ऐसे एक्सपीरियंस होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जितना वेलोसिटी से बुलेट बाहर निकलता है, यानी जितना फोर्स लगाकर बुलेट को बाहर भेजा जाता है तो वो बुलेट भी उतना ही फोर्स उस गन पे लगाकर उसको पीछे की तरफ धक्का देता है और उसी के कारण गन पर बैकवर्ड फोर्स अप्लाई होता है और जिसको हम रिक्वायल ऑफ गन भी बोलते हैं। हम जानते हैं एवरी एक्शन इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उतना ही फोर्स वो हमारे इस गन पे भी लगाएगा और उसी फोर्स के कारण हमारा गन पीछे की तरफ आता है। लेकिन हमारा गन उतना जोर से पीछे की तरफ इसलिए नहीं जाता क्योंकि इसका मास ज़्यादा है और इसको हम अपने हाथ से पकड़े हुए हैं। ठीक है, अगर फायर करते समय अगर हमारे हाथ से ये गन छूट जाए तो हो सकता है ये भी कुछ दूर तक पीछे तक चला जाए। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो फोर्थ एप्लीकेशन है वह है कि जितने भी जेट, एयरप्लेन्स या फिर रॉकेट्स होते हैं वो सब भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर काम करते हैं।
रॉकेट, जेट या फिर एयरप्लेन जब भी ऊपर वो उड़ता है तो उसके इंजन से बैकवर्ड डायरेक्शन में काफ़ी तेज़ी से एग्जॉस्ट धुआं निकलता है, ठीक है, एग्जॉस्ट निकलता है, और उसी के कारण, उस एग्जॉस्ट गैस के कारण वो रॉकेट जो है वो आगे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ जाता है। आपने देखा होगा जितने भी एरोप्लेन्स होते हैं उसमें दोनों साइड, इधर और इस साइड, दोनों तरफ इंजन्स लगे होते हैं और दोनों से बैकवर्ड डायरेक्शन में एक गैस एग्जॉस्ट होता है। तो वो जो गैस है काफ़ी फोर्स से वो आगे की तरफ निकलता है, इंजन से बाहर निकलता है। तो चूँकि वो काफ़ी फोर्स से बाहर निकल रहा है तो उतना ही अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उस एयरप्लेन या फिर जेट या फिर रॉकेट जो कुछ भी हो उस पर काम करेगा, और उसी अपोजिट रिएक्शन फोर्स के कारण वो जेट ऐसे आगे की तरफ ऐसे बढ़ता है, धुआं ऐसे पीछे की तरफ निकल रहा और ये आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब कभी रॉकेट भी लॉन्च होता है तो जैसे ही वो रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है उसके नीचे काफ़ी मतलब धुआं भर जाता है। वो धुआं इसलिए भरता है कि उस गैस को, उस धुएं को काफ़ी फोर्स से उस रॉकेट से एग्जॉस्ट कराया जाता है और उसी फोर्स के कारण वो रॉकेट ऊपर की तरफ ऐसे भागता है, उस एग्जॉस्ट गैस के बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स के कारण। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो, यदि आपने बोट पे, नाव पे सवारी की होगी तो ज़रूर आपने एक्सपीरियंस किया होगा। यदि नहीं भी किया होगा, यानी नहीं भी सवारी किया होगा, तो जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपको ये एक्सपीरियंस ज़रूर होगा कि जब कभी भी अगर आप नाव का सवारी करके, नाव से घूम करके फिर आप जब नदी के किनारे आते हैं और नाव जब रुकती है और फिर जब आप नाव पर से कूद कर जाते हैं नदी के किनारे यानी बैंक ऑफ द रिवर पे जाते हैं, मिट्टी पे उतरते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जैसे ही आप इस नाव से प्लेन यानी बैंक ऑफ रिवर पे उस नदी के किनारे पर जब आप जंप करेंगे तो आपके पैर के कारण इस नाव पर ऐसे बैकवर्ड फोर्स लगता है, जिसके कारण ये नाव पीछे थोड़ा सा ऐसे पानी में चला जाता है, ठीक है। और उस बैकवर्ड फोर्स के कारण नाव पीछे की तरफ चला गया और उसके अपोजिट में नाव आप फॉरवर्ड फोर्स लगाता है और उसी फॉरवर्ड फोर्स के कारण आप उस नाव से आप बैंक ऑफ द रिवर यानी नदी के किनारे आ जाते हैं। यही कारण है कि जब कोई भी नाव वाला नाव लाता है और नदी के किनारे उसको जब ला देता है तो उसको क्या करता है, उसमें से रस्सी निकाल करके ऐसे बांध देता है। नदी के पास कुछ गड़ा हुआ होता है बांस का या फिर लकड़ी का, वहाँ से उसको बांध देता है। इसलिए बांध देता है कि जब उस पर से पैसेंजर्स उतरें तो उनके पैर से जब बैकवर्ड फोर्स लगेगा तो नाव दूर नहीं जाए, जैसे वो पीछे जाए तो रस्सी के कारण वो रुक जाए। सो ये चीज़ यदि आपने बोट का सैर किया होगा तो ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आप नहीं किए भी होंगे तो भविष्य में जब आप करेंगे आपके साथ ऐसा होगा तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि वहाँ भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि यदि आप होस पाइप जिससे पानी लार्ज अमाउंट में बाहर निकलता है, यदि आप उसको ऐसे हाथ से पकड़े रहेंगे तो आप पाएंगे कि वो पाइप जो है ऐसे पीछे की तरफ आ रहा है। जैसे उसमें से पानी निकल रहा है वो पाइप लगेगा कि आपके हाथ को पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे उस पाइप से वाटर जो है वो काफ़ी फोर्स के साथ बाहर निकलता है, और चूंकि वो वाटर बाहर निकल रहा है काफ़ी फोर्स के कारण तो उतना ही फोर्स वो होस पाइप पर अप्लाई करेगा यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में, और उसी फोर्स के कारण लगेगा कि आपका हाथ ऐसे पीछे की तरफ जा रहा है। इसलिए आपको उसको उस होस पाइप को काफ़ी टाइटली पकड़ना होता है ताकि वो एक जगह स्टेबल है। लेकिन वो होस पाइप आप पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि वाटर वहाँ से बाहर निकल रहा है और वहीं वाटर बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ होस पाइप इज ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ द वाटर कमिंग आउट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो वाटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में बाहर आ रहा है उसके कारण उस होस पाइप पे बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगता है, और वही फोर्स है जिसके कारण वो होस पाइप हमारे हाथ को ऐसे पीछे की तरफ धक्का देता है। सेवेंथ एंड द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है।
जिससे बार बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है। सो हम इसको सही ढंग से समझेंगे। ये क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन पहले हम इसको एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। लेट अस सपोज दिस इज अ कार्ट एंड दिस इज अ हॉर्स। हालांकि ये देखने में किसी तरह से हॉर्स नहीं लग रहा है, घोड़े जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पे मान के चलेंगे, ठीक है। सो यह कार्ट हो गया जिसमें 2 पहिया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया हमारा हॉर्स, इसके 4 पैर हैं। तो ये जो हॉर्स है, ये जो घोड़ा है, इस घोड़ा गाड़ी को खींचने के लिए ये आगे की तरफ झुकेगा, आगे की तरफ झुककर अपने चारों पैर से ज़मीन पे फोर्स लगाएगा, यानी एक्शन फोर्स लगाएगा। और यह ज़मीन इस हॉर्स पे, ये हॉर्स अपने पैर से ज़मीन पे एक्शन फोर्स लगाया, फिर जो लैंड है, जो ज़मीन है, जो रोड है, वो इस पे अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगाएगा। और यदि यह रिएक्शन फोर्स बड़ा होता है इन दोनों कार्ट्स के फ्रिक्शनल फोर्स से, यदि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों कार्ट्स के हैं, दोनों कार्ट के जो पहिया है, जो घोड़ा गाड़ी का जो पहिया है, यदि उससे यह रिएक्शन फोर्स, उसके फ्रिक्शनल फोर्स से यदि यह रिएक्शन फोर्स बड़ा होता है तो हॉर्स यानी उस कार्ट के साथ आगे की तरफ मूव करता है। एक बार और इसको फिर से समझेंगे। यह एक घोड़ा है, इससे यह घोड़ा गाड़ी जुड़ा हुआ है। घोड़ा गाड़ी में 2 चक्का है। यह घोड़ा आगे की तरफ झुककर ज़मीन पर एक्शन फोर्स लगाएगा, यानी ज़मीन को ऐसे अपने पैर से पीछे की तरफ धक्का देगा। उसके कारण ज़मीन जो है उस हॉर्स पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। रिएक्शन फोर्स यानी जितना वो एक्शन लगाया होगा वो उतना ही उस पर रिएक्शन काम करेगा। अब वो जो रिएक्शन फोर्स ज़मीन के द्वारा जो हॉर्स पे लगाया गया, वो फोर्स यदि इन दोनों पहिए के फ्रिक्शनल फोर्स, चूँकि वो यह पहिया ज़मीन पे चल रहा है तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स भी होंगे। सो यदि इस फ्रिक्शनल फोर्स से यह रिएक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो वो कार्ट आगे की तरफ बढ़ेगा। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है हॉर्स ने एक्शन फोर्स लगाया ग्राउंड पे, ग्राउंड ने रिएक्शन फोर्स लगाया हॉर्स पे, और यह रिएक्शन फोर्स बड़ा है, इट ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस कार्ट का जो पहिया इसके फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा है, और इसके कारण यह जो हॉर्स इस कार्ट के साथ मूव करेगा आगे की तरफ, ठीक है। यही कारण है कि जो हॉर्स जो है, वो जो घोड़ा है, वो ज़मीन पर ज़्यादा एक्शन यानी ज़्यादा ज़ोर से पुश करता है, ज़्यादा एक्शन फोर्स लगाता है, और उसके कारण उसको रिएक्शन फोर्स भी ज़्यादा मिलता है। और ज़्यादा रिएक्शन फोर्स के कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसका इफेक्ट कम हो जाता है, और वो हॉर्स उस कार्ट के साथ आगे की तरफ मूव करने लगता है। वही बात यहाँ पर शब्दों में लिखा हुआ है, टू मेक द कार्ट मूव द हॉर्स बेंड्स फॉरवर्ड। कार्ट को चलाने के लिए हॉर्स आगे की तरफ, घोड़ा आगे की तरफ झुकता है, एंड पुशेस द ग्राउंड विथ हिज फीट, और ग्राउंड को अपने पैरों से पीछे की तरफ धक्का देता है। व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स टू द बैकवर्ड पुश ऑफ द हॉर्स इज ग्रेटर देन द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स। जब घोड़ा उस ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का देगा और उसके कारण जो ग्राउंड का जो रिएक्शन फोर्स उस घोड़ा पे अप्लाई होगा, यानी फॉरवर्ड पुश जो अप्लाई होगा उस घोड़ा पर, वह यदि अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा होगा, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स कार्ट का है उससे बड़ा होगा। हम जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स उस कार्ट का फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगा, तब वह उस कार्ट व्हील जो है वो घूमने लगेगा और वह कार्ट आगे की तरफ मूव करेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट बनाकर लिखेंगे कि 2 बॉडीज कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर इवन व्हेन दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर। अभी तक हमने देखा कि 2 बॉडी एक दूसरे पर फोर्स कब अप्लाई कर रहे थे, जब एक दूसरे के वो कॉन्टैक्ट में थे। लेकिन 2 बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स तब भी लगा सकते हैं जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स बिटवीन मैग्नेट एंड आयरन। यदि ये एक आयरन है और यहाँ पे मैग्नेट है, तो
इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन इस आयरन को यह मैग्नेट अपने तरफ ऐसे खींच लेगा। सो यहाँ पे भी फोर्स तो अप्लाई हुआ, लेकिन किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं था। दूसरा एग्जांपल, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अगर दो चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव यानी लाइक चार्जेस हो गया, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। सिमिलरली यदि एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को रिपेल या फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी विदाउट एनी कांटेक्ट फोर्स अप्लाई हो गया। तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द फॉलिंग मैग्नेट। यदि हम ऊपर से ऐसे कोई पत्थर गिराते हैं तो वो नीचे ज़मीन की तरफ गिर जाता है। सो इन दोनों के बीच, पत्थर और उस अर्थ के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, वो जो पत्थर है वो नीचे ज़मीन की तरफ खींचा चला आता है। फोर्स जो होता है वो हमेशा पेयर में, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर। फोर्स हमेशा पेयर में ही पाया जाता है, वो कभी सिंगल नहीं एग्जिस्ट करता। जैसे एक्शन फोर्स होगा वहाँ पे रिएक्शन भी होगा। सो फोर्स हमेशा पेयर में अकर होता है, पेयर में पाया जाता है। सो इस प्रकार हमने इस वीडियो में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ा और उसके एप्लीकेशंस को डिटेल्स में समझा। यहाँ पे जो जो चीज़ें बताई गई हैं उसे आप नोट डाउन करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं घर बैठे साइंस की पढ़ाई अच्छे से करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएँ ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।